नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष पांडे। स्वागत है आपका एग्ज़ाम हॉल में। और आज हम करने जाएंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के 20 जुलाई का कंप्लीट एनालिसिस। और दोस्तों, इस एनालिसिस का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, समरी पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, आज आपने थंबनेल देखा होगा और एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सी खबर आई है दिल्ली के द्वारका से कि वहाँ एक दंपत्ति ने एक 10 साल की छोटी बच्ची को बहुत पीटा, बहुत मारा और उसको बहुत घायल किया, बहुत ही टॉर्चर किया। क्यों? क्योंकि वो छोटी सी बच्ची उस दंपत्ति के 2.5 साल के बच्चे की केयर करने में नाकाम रही। वो ठीक से केयर नहीं कर पाई। तो दोस्तों, आज ये जो हादसा हुआ है, ये जो दंपत्ति है, ये बहुत पढ़े लिखे दंपत्ति है। ये लोग ये एज अ पायलट और एज अ क्रू काम करते हैं एक बड़े एयरलाइंस में। तो इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी इन्होंने ऐसी हरकत की, तो क्या ये एक प्रश्न नहीं उठाता है कि एज अ सोसाइटी हम फेल हो रहे हैं अपने बच्चों को केयर करने में, उनको जो केयर चाहिए वो देने में। एक 10 साल की बच्ची को इस तरह से मारना पीटना, प्रेस से उसके हाथ को जला देना, उसको भूखा रखना, क्या यही हमारा समाज अब इस तरफ आगे बढ़ता जा रहा है? दोस्तों, ये आप सब लोग सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट आप आगे जाके सिविल सर्वेंट बनेंगे। तो एज अ सिविल सर्वेंट, एज अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, आपको क्या लगता है कि हमारा सोसाइटी किस तरफ जा रही है? क्या इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, क्या इस तरह की जो हरकतें हैं, क्या ये हमारे सोसाइटी में किसी भी तरह से अलाउ करनी चाहिए? दोस्तों, पूरी कहानी आपको बताते हैं कि जो दंपत्ति हैं, ये बिहार के एक गांव से 10 साल की एक लड़की को ले आते हैं, उनके माँ बाप से ये वादा करके कि वो उसे अच्छा खाना, अच्छी तालीम और अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड देंगे, जो कि उनके गरीब माँ बाप उन्हें देने में जो कि असमर्थ थे। और उनको वो दिल्ली ले आते हैं और वहाँ पे वो अपने 2.5 साल के बच्चे का इस छोटी बच्ची से केयर करवाते हैं। है तो ये 10 साल की छोटी बच्ची ही, केयर करने में वो जब नाकाम रहती है तो ये उसे टॉर्चर करते हैं। कपड़े प्रेस करने के लिए देते हैं, कपड़ा वो प्रेस नहीं कर पाती, जला देती है, तो उसके एवज में उसका हाथ जला देते हैं। तो इस तरह की हरकतें जब अड़ोसी पड़ोसी और उसकी जो एक आंटी हैं, वो जो वहाँ रहती है, वो जब जानती हैं, तो पब्लिक के संज्ञान में ये बात आती है और पब्लिक इंटरफेयर करती है, बच्ची को रेस्क्यू करती है और पुलिस को बुला के इन दंपत्ति को पुलिस के हवाले करती है। और ये दंपत्ति जब ये देखते हैं कि ये फंस रहे हैं, तो ये 500 रुपये ब्राइब भी देने का ऑफर करते हैं उस छोटी बच्ची को। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है हमारे समाज में कि एक छोटी बच्ची को पालने के लिए हम एक छोटे बच्चे को पालने के लिए हम दूसरे को बच्चे को ले आ रहे हैं और हम उसे अपने बच्चे के टैटामाउंट नहीं ट्रीट कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही विडंबना वाली स्थिति है कि आज आप देखें तो घर में जो कुत्ते होते हैं, उनकी परवरिश वहाँ के जो बच्चे होते हैं, नौकर होते हैं, उनसे ज़्यादा उनका केयर किया जाता है। मतलब आज जो बड़े लोगों के घर में कुत्ते हैं, उनकी स्थिति हमारे देश में जो गरीब के बच्चे हैं, उनसे ज़्यादा बेहतर है। आप रोड साइड जाते होंगे, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में, या इवन स्मॉल टाउन्स में भी जो रोड के साइड जो फैमिलीज रहती हैं, उनके छोटे बच्चे होते हैं, उनकी लिविंग कंडीशंस आप खुद देखते होंगे और आपको ये लगता होगा कि एज अ सोसाइटी हम इन बच्चों की केयर करने में फेल हैं। आज भी हमारे देश में बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं बच्चों के लिए, बहुत सारे उनको उनको अब्यूज़ करने से बचाने के लिए बहुत सारे लॉ बनाए गए हैं, उनको क्रिमिनल ना बनने के लिए बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं, जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, पॉस्को एक्ट। तो इस तरह के एक्ट्स बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी आज भी बच्चों का बहुत ज़्यादा शोषण होता है, और ख़ासकर डोमेस्टिक हेल्प में। क्योंकि दोस्तों, ये सेक्टर, डोमेस्टिक हेल्थ सेक्टर, बहुत ही अनरेगुलेटेड है। यहाँ बच्चे काफ़ी तादाद में काम करते हैं और उनके साथ रोज़ाना कुछ न कुछ छोटी बड़ी डिस्क्रिमिनेशन की, असॉल्ट की घटनाएं होती रहती हैं, जो वो बेचारे चुपचाप सहते हैं। तो दोस्तों, एज ए एथिकल क्वेश्चन अगर देखा जाए, तो हमारे हमारे सामने 3 क्वेश्चन आते हैं। तो 3 प्रश्न खड़े होते हैं कि पहला प्रश्न ये है, कीपिंग समवन चाइल्ड टू केयर फॉर योर ओन इज साइन फॉर अ फेल्ड पेरेंटहुड। मतलब अगर आप एज अ पेरेंट किसी बच्चे को, अपने खुद के बच्चे को पालने के लिए रखते हैं, तो क्या ये पेरेंटहुड का फेलियर नहीं है?
क्या ये दिखाता है कि आपने बच्चे पैदा तो कर लिए लेकिन आप उनको पालने का दम नहीं रखते हैं, आप उनको बोझ समझते हैं, इसीलिए किसी को आप हायर करते हैं उनको उनका लालन पालन करने के लिए। तो क्या ये पेरेंटहुड का फेल नहीं है? दूसरा दोस्तों कि अगर आप एक जिला के डीएम हैं और आपको पता चलता है कि वहाँ की जो गरीब जनता है, उनके बच्चों को कुछ अमीर लोग मुंबई दिल्ली जैसे शहरों से आते हैं और एज अ डोमेस्टिक हेल्प उनको ले जाते हैं अपने शहर में और इनसे वादा करते हैं कि इनके बच्चों को बेटर लिविंग स्टैंडर्ड देंगे, एजुकेशन देंगे, मनी देंगे, और उनको ले जाते हैं और उनके साथ आपको पता चलता है कि वहाँ पे ये टॉर्चर कर रहे हैं, असॉल्ट कर रहे हैं। तो आप ऐसे केस में एज अ जिला अधिकारी क्या कदम उठाएंगे? और एक क्वेश्चन सोसाइटी से भी उठता है दोस्तों, सोसाइटी टॉपिक से, कि आर वी फेलिंग टू कीप आवर चिल्ड्रन सेफ? क्या हम अपने ही बच्चों को सेफ रखने से फेल हो गए हैं? हमारे जो देश में छोटे बच्चे हैं, जो 5 साल से 10 साल से कम के बच्चे हैं, क्या हम उनकी प्रोटेक्शन सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं? दोस्तों आप देखते होंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारे देश में 42 है, किसी किसी स्टेट में 46 है। ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो जो मर जाते हैं मेल न्यूट्रिशन की वजह से, बीमारी की वजह से, उसे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। लेकिन दोस्तों ये कौन से इन्फेंट है, ये कौन से बच्चे हैं? ये वही बच्चे हैं दोस्तों जिनको आप सड़क के किनारे देखते हैं अपने गरीब माँ बाप के साथ असहाय घूमते हुए। ये वही बच्चे हैं क्योंकि दे आर वल्नरेबल टू डिजीजेस, दे आर वल्नरेबल टू वेगरीज ऑफ सोसाइटी। वो हर उस चीज़ से वल्नरेबल है जो आप अपने बच्चों के लिए सोच भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों हमें सोचना होगा कि एज अ सोसाइटी हम कहाँ जा रहे हैं और इन जैसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए जो कि जिनके पास खुद का बच्चा होते हुए भी वो दूसरे के बच्चों के साथ ऐसी हरकत करते हैं, उसे भूखा रखते हैं, उसे जलाते हैं। दिस इज अ दिस इज असॉल्ट ऑन ह्यूमन काइंड, मैन काइंड। और ये मतलब निष्ठुरता की ये पराकाष्ठा है, ये हद हो गई है कि लोग इस तरह की हरकतें छोटे बच्चों के साथ करते हैं। न जाने कौन सा हृदय ऐसे लोगों के के शरीर में होता है जो कि उन्हें ऐसा करने के लिए गवाही देता है। तो दोस्तों एज अ सोसाइटी हमें सोचना होगा कि हमें हमारे बच्चों के साथ क्या करना है। इसीलिए मैंने ये खबर जो है वो फ्रंट में रखी है क्योंकि ये बहुत ही दुखद और अनफॉर्चुनेट सी घटना है जिसमें इस 10 साल की बच्ची को जिससे गुजरना पड़ा और न जाने कितने बच्चों को अभी इस तरह की रोज़मर्रा असॉल्ट और रोज़मर्रा की ह्यूमिलिएशन के साथ जीना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये सोचने के लिए मैं छोड़ के आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे। तो एक जो एक्टिविस्ट हैं तीस्ता स्टेलवार्ड, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो बेल पे रहेंगी और उनको अभी अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों मामला क्या है ये बताते हैं आपको। ये जो लेडी हैं तीस्ता स्टेलवार्ड, उन्होंने गुजरात रॉयट्स 2002 में जो हुआ था उसके लिए कुछ इनोसेंट लोगों को, ऐसा इनके ऊपर एक्यूजिशन लगाया जा रहा है कि कुछ इनोसेंट लोगों के ऊपर गलत तरीके से केस बनाए और केस फैब्रिकेट किए और उन्हें फंसाने की कोशिश की। तो ये एक बड़ा क्राइम है दोस्तों कि अगर आप कोई गलत केस फैब्रिकेट करते हैं गुजरात राइट्स जैसे सेंसिटिव मैटर में, जिसमें कि जिनको आप फंसाने की कोशिश करें उनको फांसी भी हो सकती है, तो ये एक बड़ा मैटर हो जाता है। और इसीलिए इनके ऊपर ऐसी धाराएं लगाई गई जिसमें बेल नहीं होती है। तो उसी को लेके अब लेकिन बेल के जो प्रोविजंस हैं दोस्तों उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो बेल प्रोविजंस क्या हैं वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए बेल प्रोविजन जो है वो सेक्शन 437 ऑफ सीआरपीसी में डील किया जाता है और इसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में बात की गई है। ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति बेल पे तब तक रिलीज नहीं होगा जब तक कि ये रीजनेबल ग्राउंड पे बिलीव न किया जाए कि उसने कोई ऐसा जब तक ये रीजनेबल ग्राउंड पे बिलीव किया जाए कि उसने ऐसा ऑफेंस ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या फिर वो प्रीवियसली कन्विक्ट रहा है किसी ऐसे ऑफेंस से जिसमें डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या तो फिर किसी ऐसे 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 क्राइम के लिए कन्विक्ट हुआ है 2 या 2 बार से ज़्यादा जिसमें 3 से 7 साल की सज़ा
हो सकती है। और इसमें दोस्तों इस प्रोविज़न में कुछ एक्सेप्शंस हैं। उसमें एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोई बच्चा अगर जो कि 16 साल से कम है, अगर वो है तो उसको बेल मिल सकती है। कोई वुमेन है तो उसे बेल मिल सकती है, या कोई सिक है या फिर इन्फर्म माइंड का है तो उसे भी इसमें बेल मिल सकती है। तो वुमेन वाली क्लॉज को अप्लाई किया गया है। ये जो तीस्ता जी का केस है ये एक्चुअली पॉलिटिकल शोडाउन बन चुका है। कांग्रेस के जो कुछ पूर्व सांसद हैं और जो वकील हैं वो इनके सपोर्ट में आए हैं, और जो गवर्नमेंट है वो उनके अगेंस्ट में है। तो आज की हेडलाइंस यही है कि इनको जो है सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ प्रोवाइड कराया है, और कहा है कि ये जो है ये सेक्शन 437 के अंडर इनको बेल ग्रांट हो सकती है। और जो हाई कोर्ट ऑफ गुजरात ने जो वर्डिक्ट दिया था कि इनको बेल नहीं मिल सकती है, उसको एचसी ने क्वैश कर दिया है। तो ये था दोस्तों तीस्ता जी के बारे में और बेल प्रोविजंस के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों एक ऐसा बिल आया है राजस्थान में जिसमें वहाँ के हर नागरिक को, हर रेसिडेंट को एक मिनिमम इनकम प्रोवाइड कराए जाने की बात कही जा रही है। तो अब ये बिल क्या है इसके बारे में कुछ थोड़ा जान लेते हैं हम। दोस्तों ये अपने आप में पहला ऐसा बिल है जो कि अर्बन एम्प्लॉयमेंट को गारंटी करेगा। मतलब अर्बन एरियाज़ में जितने भी लोग रहते हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट को गारंटी करेगा। और ये अपने आप में पहला बिल है दोस्तों। इसमें क्या क्या इसके कुछ की पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला है सेफ्टी। ये सेफ्टी नेट की बात करता है। सबसे पहला है कि इस बिल का नाम है राजस्थान मिनिमम गारंटीड इनकम बिल 2023। अब इसमें क्या है दोस्तों, देखिए आप सबको पता है कि मनरेगा में 100 दिन का काम मिलता है। तो अब इस बिल के हिसाब से लोगों को 25 दिन का एडिशनल काम मिलेगा, यानी 125 दिन का काम मिलेगा मनरेगा के अंतर्गत। और जो रजिस्टर्ड हाउस होल्ड हैं उनको ये जो 125 दिन का काम है वो रजिस्टर्ड हाउस होल्ड जो भी उस अर्बन एरियाज में आते हैं उनके लिए है। और अगर गवर्नमेंट किसी व्यक्ति को ये एम्प्लॉयमेंट 15 दिन के अंदर, मतलब अगर कोई व्यक्ति आवेदन करता है सरकार से कि हमको एम्प्लॉयमेंट चाहिए और सरकार 15 दिन के अंदर वो एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड करा सकती है, तो उस व्यक्ति को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा दोस्तों। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस उसको सरकार हर महीने देगी। अब इसी में ये भी बात कही गई है कि जो व्यक्ति ओल्ड एज का है, स्पेशली एबल्ड है, मतलब डिसेबल्ड है, विडो है, सिंगल वुमेन है, सिंगल वुमेन है, तो उनको पेंशन मिलेगा इस एक्ट के अंदर जो कि 1000 रुपये का है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो पेंशन है ये 15% इंक्रीमेंट होगा इसमें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कितनी ही मतलब कितनी बड़ी वेलफेयर स्कीम है जो राजस्थान गवर्नमेंट ले आई है। दोस्तों राजस्थान हब रहा है चेंजेस का, ऐसे बिल्स लाने का। अभी उसने हेल्थ केयर बिल ले आया था जिसमें वो अपने नागरिकों को फ्री में हेल्थ केयर प्रोवाइड कराने की बात कही गई है। फिर यही पंचायती राज यहीं से शुरू हुआ था। तो दोस्तों इस तरह के बिल्स, इस तरह के एक्ट लाने में हमेशा राजस्थान आगे रहा है, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट रही हो। इस तरह के स्कीम्स वहाँ अमूमन आते रहते हैं। हालांकि इसको पॉलिटिकल मूव भी कहा जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ महीनों बाद राजस्थान में लेजिस्लेटिव इलेक्शन होने वाले हैं। तो इसको पॉलिटिकल मूव भी कहा जा रहा है, एक पॉपुलर मूव कहा जा रहा है। लेकिन ये जो भी हो, पॉपुलर मूव हो चाहे पॉलिटिकल मूव हो, लेकिन इससे जो वहाँ की आम जनता है, जो बेरोजगार जनता है, उसको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इंडस वाटर ट्रीटी की बात करते हैं। दोस्तों अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हाग में अभी हाल ही में जो कोर्ट है उसने भारत के ऑब्जेक्शंस को निरस्त कर दिया था। भारत के ऑब्जेक्शंस क्या थे दोस्तों? भारत जो है इंडस रिवर के जो ऊपरी सहायक नदियां हैं उनमें डैम्स बनाने का काम कर रहा है। तो इससे पाकिस्तान काफ़ी परेशान हो गया। और पाकिस्तान ये कहा कि यहाँ अगर डैम्स बन जाएंगे तो हमारे देश में पानी की फ़्लो कम हो जाएगी। अब पानी की फ़्लो कम हो जाएगी तो हमारे इरिगेशन जो प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रभावित होंगे। तो इसको लेके ये ICJ चले गए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और उन्होंने पाकिस्तान को कि और इसके लिए पाकिस्तान ने एक इंटरलोकेटर, मतलब कि एक बिचौलिए की मांग की जो कि इस पूरे मुद्दे को न्यूट्रली देख सके।
तो आईसीजे ने उसकी मांग को मान के इंडिया के ऑब्जेक्शंस को खारिज कर दिया। इंडिया क्यों ऑब्जेक्ट कर रही थी? इंडिया ऑब्जेक्ट इसलिए कर रही थी कि इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से, जो कि इसको दोस्तों इंडस वाटर ट्रीटी को ब्रोकर किसने किया था इंडिया पाकिस्तान के बीच में? वर्ल्ड बैंक ने। तो जब ब्रोकर किया था तो उसके आर्टिकल्स जो थे उसमें ये बात कही गई थी कि कोई भी पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कोई भी पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन न्यूट्रल व्यक्ति नहीं अपॉइंट करेगा इस मुद्दे को देखने के लिए। तो अब वर्ल्ड बैंक के हिसाब, वर्ल्ड बैंक का के ऑलरेडी ऑब्जर्वर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, इंडस वाटर ट्रीटी को देख रहे हैं कि वो उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से हो रहा है कि नहीं। तो इंडिया ने कहा कि जब वो ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक के लोग यहाँ देख रहे हैं तो आईसीजे ये पाकिस्तान की डिमांड की एक न्यूट्रल व्यक्ति को, एक न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाए, ये नाजायज़ है। तो इस पे आईसीजे ने इसको खारिज करके पाकिस्तान के फेवर में रूलिंग दे दिया। अब आईसीजे के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इंडस रिवर बेसिन में 6 नदियां हैं, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, बियास, सतलज, जो कि तिब्बत से निकलती है। सतलज जो है वो तिब्बत से निकलती है और ये हिमालयन रेंजेस से फ्लो करके पाकिस्तान में एंटर करती हैं और कराची के साउथ में एंटर करती है। 1947 में जब पार्टीशन हुआ था तो जोग्राफिकल बाउंड्रीज के साथ साथ इंडस रिवर सिस्टम का भी बंटवारा हुआ था और ये जो इंटर डोमिनियन अकॉर्ड है मई 1948 का, इसको अडॉप्ट किया गया था, जहाँ से दोनों कंट्रीज़ ने एक कॉन्फ्रेंस में मुलाकात की थी और ये डिसाइड किया था कि जो सप्लाई है पाकिस्तान के लिए इंडस वाटर से उसको दिया जाएगा इन मतलब एक एनुअल पेमेंट के एक्सचेंज में उस सप्लाई को पाकिस्तान को दिया जाएगा। अब दोस्तों ये जो आपका ये अकॉर्ड है ये डिसइंटीग्रेट हो गया और इस पे दोनों कंट्री ने एग्री नहीं किया और इसी बैकड्रॉप 1951 में इसी बैकड्रॉप में जो वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट है, वर्ल्ड बैंक ने ये फंडिंग जो है अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए ये देती थी पाकिस्तान और इंडिया में। तो वर्ल्ड बैंक ने एक मीडिएट करने का ऑफ़र किया और वर्ल्ड बैंक ने 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी को मीडिएट किया और हमारे जो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे अयूब खान, उन्होंने इस ट्रीटी पे हस्ताक्षर किया। अब इस ट्रीटी के की प्रोविजंस क्या हैं? वाटर शेयरिंग प्रोविजंस देख लीजिए। अब ये ट्रीटी प्रिस्क्राइब करती है कि वाटर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इंडस वाटर है वो कैसे शेयर किया जाएगा। 3 वेस्टर्न रिवर जो है इंडस रिवर, चेनाब और झेलम, वो पाकिस्तान को अलॉट किए गए कि उनका यूज़ अनरिस्ट्रिक्टेड होगा और 3 ईस्टर्न रिवर रावी, बियास और सतलज जो है वो भारत को अनरिस्ट्रिक्टेड यूज के लिए दिया गया और 80% ऑफ द शेयर ऑफ वाटर मतलब 135 मिलियन एकड़ फीट जो है वो पाकिस्तान को चला गया और इंडिया के पास 33 मिलियन एकड़ फीट ही रह गया, 20% ही वाटर रह गया यूजेज के लिए। अब इसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविज़न है दोस्तों। इसमें एक परमानेंट इंडस कमीशन बनाने की बात की गई है जिसमें दोनों साइड के मेंबर्स रहेंगे और ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेगी रिवर और कॉपरेशन, रिवर के जो कंजर्वेशन और उसमें जो फ्लो है उसके लिए कॉपरेशन की बात करती है और इसका मेन काम ये है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस एग्रीमेंट की वजह से। अब देखिए ऑपरेशनल प्रोविजनल्स क्या है दोस्तों। देखिए पाकिस्तान को तो झेलम, चेनाब और इंडस का वाटर यूज़ करने के लिए छूट है और वो उसमें इंडिया हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन एनेक्सर सी है वो जो ट्रीटी का वो अलाउ करती है कि इंडिया इनके पानी को एग्रीकल्चर यूज़ के लिए ले सकती है और रन ऑफ द रिवर हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स इन नदियों पे बना सकती है। और इसमें दोस्तों इसमें अगर ऐसा कुछ करती है इंडिया तो इंडिया को इन्फॉर्मेशन भी शेयर करना होगा पाकिस्तान से। अगर पाकिस्तान को उस पर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो 3 महीने में ऑब्जेक्शन के ऊपर अपना ऑब्जेक्शन रेज करेगा और इंडिया को जो वेस्टर्न रिवर्स है उसमें मिनिमम स्टोरेज लेवल बना के रखना है जो और अपने काम के लिए वो 3.75 मिलियन एकड़ फीट का वाटर कंजर्व कर सकता है फ्लड स्टोरेज पर्पज़ के लिए। अब दोस्तों इसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी है। पहला है फर्स्ट क्वेश्चंस ऑन बोथ साइड, दोनों जो मतलब दोनों के साइड के जो डिस्प्यूट हैं वो परमानेंट कमीशन के द्वारा रिजॉल्व किए जाएंगे। अगर वो सब उनसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो वर्ल्ड बैंक एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करेगा जो कि एक डिसीजन लेगा और अगर दोनों पार्टी इस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जा सकता है।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी न्यूट्रल जो एक्सपर्ट है वो काम कर रहा है, लेकिन उसके डिसीजन लेने से पहले ही पाकिस्तान कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चली गई। अब इसमें एनुलमेंट प्रोविजंस भी है दोस्तों। ये यूनिलैटरल एग्जिट प्रोविजन इसमें नहीं है, कि ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान यूनिलैटरली एग्जिट कर जाए कि भैया हम ट्रीटी को नहीं मानेंगे, इंडिया कह जाए हम ट्रीटी को नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है। और ये तब तक फोर्स में रहेगा कि ये इट इज़ सपोज टू रिमेन इन फोर्स अनलेस बोथ द कंट्री रेटिफाई अनदर म्यूचुअली एग्रीड पैक्ट। ये तब तक फोर्स में रहेगा जब तक इंडिया और पाकिस्तान मिलकर कोई और म्यूचुअली एग्रीड पैक्ट नहीं कर लेते हैं। ऐसा कुछ तो हो नहीं पाया तब से, तो अभी तब से लेके अभी तक, तो इसीलिए यही पैक्ट फोर्स में है। अब इसका क्रिटिसिज्म भी है दोस्तों। इसका क्रिटिसिज्म ये है कि देखिए, सबसे पहले तो इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ट्रीटी के बारे में कहा जाता है, लेकिन इसमें ये कहा जाता है कि इसमें बहुत सारे डिससेटिस्फैक्शंस हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और इसमें बहुत सारे मिस इंटरप्रिटेशंस हुए हैं, इंटरप्रिटेशंस और मिस इंटरप्रिटेशंस हुए हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेके। ये बहुत टेक्निकल है, और मतलब दो कंट्री के बीच में इंटरप्रिटेशंस इसमें बहुत डाइवर्ज करते हैं, इसीलिए परमानेंट कमीशन जो है इसमें जो कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करती है, उसको खासी दिक्कतें होती हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करने में। प्लस दोस्तों, इंडिया, ये भी कहा जाता है कि इंडिया इज़ टू सॉफ्ट ऑन इट्स हॉस्टाइल नेबर, मतलब कि हम अपने हॉस्टाइल नेबर्स पे बहुत सॉफ्ट हैं। अब हम चाहें तो पाकिस्तान को इंडस वाटर के जरिए सबक सिखा सकते हैं, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं करती है, क्योंकि इंडिया वहाँ के जो आम नागरिक हैं उनको तकलीफ़ नहीं पहुँचाना चाहती, और वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की मिलिट्री जो है, इंडिया उनको सीधा फेस करना चाहती है, ना कि उनके आम नागरिकों को तकलीफ़ पहुँचाए। तो दोस्तों, ये सारे कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं इस ट्रीटी के, जो कि आम तौर पे देखे जाते हैं। और पाकिस्तान जो है वो छोटी छोटी बातों को लेके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंच जाता है, और वहाँ से अपने अपने हित में, अगर उसके हित में कोई फैसला होता है तो उसे एक बड़ी जीत दिखाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रीटी है वो एक पॉलिटिकल टेंशन की वजह है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और इसका एक रेजोल्यूशन होना अब बहुत ज़रूरी है। अगली खबर पे आते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, टोमेटो के प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं? अभी बढ़ रहे हैं, 100-200 रुपये किलो हो रहा है। तो इसका रीज़न बताया गया है इस आर्टिकल में। कुछ रीजंस को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देखिए, टोमेटो का प्रोडक्शन जो है, सबसे पहले हम टोमेटो प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। टोमेटो का जो दोस्तों प्रोडक्शन है वो मेनली किन किन स्टेट्स में है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा और गुजरात। यहाँ दोस्तों 50% जो टमाटो है ये इन स्टेट्स में प्रोड्यूस होता है। और मॉनसून में दोस्तों दो और स्टेट्स हैं जहाँ ये प्रोड्यूस होता है, वो है महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। अब दोस्तों, प्राइस राइज क्यों हो रहा है? इसका प्राइस राइज इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी वजह बताई गई है। पहला, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, और दूसरा एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में क्या है दोस्तों? हीट वेव्स हैं। और दूसरा क्या है? जो मॉनसून डिले हो गया है महाराष्ट्र में और हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा ही मानसून आ गया है, महाराष्ट्र में डिले हो गया है। तो जो डिले हुआ है मानसून, ये और ज़्यादा जो मानसून है हिमाचल प्रदेश में, इसकी वजह से भी जो प्रोडक्शन है वो बाधित हुआ है। और डिलेड मानसून की वजह से दोस्तों क्या हुआ है, महाराष्ट्र में जो टोमेटो की खेती है उस पर पेस्ट अटैक हो गया है, पेस्ट अटैक। तो इस वजह से भी वहाँ का प्रोडक्शन डाउन हो गया है। अब दोस्तों, इसके अलावा जो प्राइस है टोमेटो की, उसका रियलाइजेशन लेवल, दोस्तों रियलाइजेशन क्या होता है? प्राइस रियलाइजेशन मतलब कि बहुत फ़ायदेमंद बिजनेस ये वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनके लिए नहीं रहता है, तो इसीलिए वो अनदर क्रॉप पे स्विच कर जाते हैं जो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसकी वजह से भी इसका प्रोडक्शन डाउन हुआ है। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? दोस्तों, कंट्रोल करने के लिए देखिए, ये आर्टिकल बता रहा है कि वैल्यू और सप्लाई चेन दोनों को दुरुस्त करना होगा। कोल्ड स्टोरेज, इसको हमें बढ़िया बनाना होगा। हमको ज़्यादा ज़्यादा प्रोसेसिंग यूनिट बनानी होगी जो टोमेटो को प्रोसेस करते हैं। मतलब जो एक्सेस टोमेटो जब बच जाता है, जिसकी प्राइस कम होती है, तो जो एक्सेस टोमेटो बच जाता है तो उसको प्रोसेस करे और फार्मर्स को फ़ायदा पहुंचाए, ताकि वो उनका जो प्राइस रियलाइजेशन है वो बढ़ जाए। और जो मिडिल मैन है, लास्ट बताता है कि जो मिडिल मैन है उनको बीच में से हटाना चाहिए, और जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको बूस्ट करना चाहिए, हमारा जो टोमेटो का स्टोरेज है और प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए। तो ये बातें इस
इस आर्टिकल में कही गई हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर आता है तो आप ये सारे पॉइंट्स उसमें लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, नाटो का समिट हो रहा है। कहाँ हो रहा है? विलनियस में। ये कहाँ की राजधानी है? लिथुआनिया की। तो विलनियस में नाटो के समिट हो रहा है, और इस समिट में दोस्तों, ये समिट बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों? पहली वजह इसका ये है कि इसमें जो है प्रेसिडेंट जेलेंस्की, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, वो वो इसमें वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसमें ये बात चल रही है, मुद्दा चल रहा है कि यूक्रेन को फ्यूचर में जो है वो नाटो में कैसे शामिल किया जाए। दूसरा मुद्दा ये है कि दोस्तों, इसमें स्वीडन की मेंबरशिप की बात चल रही है, और लगभग सहमति बन गई है। तो स्वीडन की मेंबरशिप की टर्की जो है वो पास्ट में स्वीडन की मेंबरशिप को अपोज करता रहा है। तो लेकिन अब स्वीडन की मेंबरशिप को वो अपोज नहीं कर रहा है। तो एक ये ब्रेक थ्रू माना जा रहा है कि टर्की और स्वीडन में अब मंडवाली हो गई है, नेगोशिएशन हो गया है कि स्वीडन की एंट्री को अब टर्की अपोज नहीं करेगा और स्वीडन अब नाटो में शामिल होगा। और इसके आपने अभी अभी देखा दोस्तों कि हाल ही में फिनलैंड ने ज्वाइन किया है नाटो को, और टोटल 31 मेंबर्स हो गए हैं नाटो के। तो अब इससे ये भी साबित होता है कि जो आर्टिकल 10 है नाटो का, आर्टिकल 10 ये कहता है कि कोई भी कंट्री जो मेंबर कंट्री है वो किसी दूसरे मेंबर कंट्री को ज्वाइन करा सकती है। तो अब जब स्वीडन इसमें की एंट्री इसमें होने वाली है और यूक्रेन की बात चल रही है, तो ये आर्टिकल 10 जो है वो विथहोल्ड करता है कि हाँ भैया, ये इनके जो आर्टिकल्स हैं वो सही से काम कर रहे हैं। तो अब दोस्तों, यही इसका क्रक्स है इस पूरे आर्टिकल का, कि ये अब नाटो जो है उसमें नई जान आ रही है, और रशियन इन्वेजन और रशियन के एग्रेशन के अगेंस्ट नाटो में फिर एक जान फूंकी गई है। और ये जो अपने सारे आर्टिकल्स हैं और ये इनके जो भी इनके मैंडेट्स हैं, वो इसको पूरा करने के लिए बाध्य हैं, और वो अभी भी ये बात करते हैं। और ये साबित भी हो गया कि कैसे उन्होंने यूक्रेन की लॉजिस्टिकली सहायता की, जिससे कि वो रशियन इन्वेजन को से बच सका। हालांकि वहाँ बहुत तबाही हुई और अभी भी हो रही है, लेकिन रशिया यूक्रेन पे कब्जा नहीं कर पाया, इतना पावरफुल कंट्री होते हुए भी। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि यूक्रेन को नाटो का फुल लॉजिस्टिक सपोर्ट था। तो अब जब नाटो का मेंबर बन जाएगा यूक्रेन पूरी तरीके से, तो एक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन तो यूक्रेन को मिल ही जाएगी, बट थर्ड वर्ल्ड वॉर का भी खतरा बढ़ जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि जो मैरिटल रेप है उसको वो डीक्रिमिनलाइज हो गया है, मतलब कि अब वो क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, डीक्रिमिनलाइज है। और ये कैसे हुआ है? ये एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 375 जो है वो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप की बात करता है। तो उसमें एक्सेप्शन 2 ये कहता है कि जो हस्बैंड है, अगर वो अपने पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और उसकी पत्नी अगर 15 ईयर्स से कम नहीं है, तो उसे रेप नहीं माना जाएगा। जिस पे बहुत सारे एक्टिविस्ट जो हैं, बहुत सारे एनजीओज ने इस पे आपत्ति जताई थी, और सुप्रीम कोर्ट से इसको रिकंसिडर करने के लिए कहा है। तो देख लेते हैं दोस्तों कि मैरिटल रेप पे क्या लॉ है। दोस्तों, सेक्शन 375 है आईपीसी का, जो मैरिटल रेप के बारे में बात करता है। और ये प्रोविज़न 2 एक्सेप्शंस भी ले करता है। एक एक्सेप्शन इसमें ये है कि मेडिकल प्रोसीजर्स और इंटरवेंशन से रेप को प्रूव नहीं किया जाएगा। और एक्सेप्शन 2 ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी वाइफ के साथ 15 साल से जो कि कम की नहीं है उसके साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो वो रेप नहीं कहा जाएगा। और 2017 में इस 15 साल वाली एज को बढ़ा के 18 साल कर दिया गया। और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के भी बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ये किसी भी तरह का सेक्सुअल अब्यूज़ अगर व्यक्ति अपने पार्टनर पे करता है, तो इसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत 2005 के अंतर्गत लाया जाता है। लेकिन ये सिविल रेमेडीज़ प्रोवाइड करता है दोस्तों, जैसे कि मतलब आप डिवोर्स ले सकते हैं, आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है हस्बैंड के ऊपर ये नहीं करता है। तो ये था हमारे देश का मैरिटल रेप का कानून। और इसमें देखिए दोस्तों, कैसे इस कानून को डीक्रिमिनलाइज किया गया, उसके बाद कैसे जो एनजीओज़ हैं और उन्होंने इसको क्रिमिनलाइज करने के लिए क्या क्या पहल किया, वो देखते हैं दोस्तों। देखिए, 2015 में पिटिशन फाइल किया गया कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाए। कहाँ? न्यू दिल्ली एचसी में।
अगस्त 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि क्रिमिनलाइजिंग, अगर मैरिटल रेप को हम क्रिमिनलाइज कर देंगे तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। फिर 7 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने इसमें हेयरिंग चालू की। फिर 13 जनवरी को सेंटर ने हाई कोर्ट को बताया कि वो सारे स्टेक होल्डर से बात कर रही है इस विषय में और उसका हल निकालेगी। फिर 17 जनवरी को हाई कोर्ट ने बोला कि सेंटर अपनी पोजीशन को क्लैरिफाई करे। फिर फरवरी 1 को रीलुकिंग एट अर्लियर स्टैंड, मतलब सेंटर ने बोला कि अपने एचसी को कि वो जो अपना अर्लियर स्टैंड है कि मैरिटल रेप को डिक्रिमिनलाइज नहीं किया जाना चाहिए, उस पर फिर से विचार कर रही है। फिर हाई कोर्ट ने जो है 21 फरवरी को रिफ्यूज़ कर दिया सेंटर को ज़्यादा टाइम देने से और अपने जो वर्डिक्ट्स हैं उनके पिटिशन को रिजर्व कर लिया। और फिर 11 मई को जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसमें स्प्लिट वर्डिक्ट आया, मतलब 2 जज थे। एक जज ने मैरिटल रेप के सपोर्ट में मतलब डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप के सपोर्ट में वर्डिक्ट दिया और एक जज ने उसके अगेंस्ट में वर्डिक्ट दिया। और अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपने पास ले लिया है और वो 3 जजेस का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाएगी जो इसको सुनेगी। तो ये था दोस्तों मैरिटल रेप के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। अब C-29 एयरक्राफ्ट की बात की जा रही है कि अब इंडिया में जो है C-29 एयरक्राफ्ट बनेंगे। कहाँ? वडोदरा में। वडोदरा में दोस्तों, वडोदरा में इसकी असेंबली होगी और ये बनेंगे कहाँ? हैदराबाद में। हैदराबाद में टाटा फैसिलिटी जो है वो इसको बनाएगी। पूरी खबर देते हैं दोस्तों विस्तार से। क्या है कि देखिए 16 एयरक्राफ्ट 16 जो 16 एयरक्राफ्ट जो हैं C-295 वो आएंगे इंडिया फ्लाई अवे कंडीशन में। कहाँ से? एयरबस फैसिलिटी स्पेन से बन के। और 40 जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे। किससे? एयरबस फैसिलिटी जो है एयरबस और टाटा मिलके 40 एयरक्राफ्ट्स को जॉइंटली मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया में। और हैदराबाद जो फैसिलिटी है टाटा ग्रुप की वो यूरोपियन एविएशन एयरबस से कोलैबोरेट करेगा और C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करेगा। और ये जो है वो एजिंग आरवो फ्लीट है, जो हमारी अवरो फ्लीट है, उसको रिप्लेस करेगी। जो भी पार्ट हैदराबाद में मैन्युफैक्चर होंगे उनको वडोदरा शिफ्ट किया जाएगा फाइनल असेंबली के लिए। और इसके साथ साथ 5 ईयर परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक एग्रीमेंट भी हुआ है। ये एग्रीमेंट ये कहता है एयरबस के साथ कि कंपनी कॉन्ट्रेक्चुअली ऑब्लाइज्ड है 85% 85% फ्लीट एट एनी टाइम अवेलेबल कराने के लिए इंडिया को। इस एयरक्राफ्ट के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। ये 5 to 10 टन कैपेसिटी वाली एयरक्राफ्ट है। ये वर्सटाइल और इफ़िशियंट है। टैक्टिकल सपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो इंडियन एयरफोर्स को टैक्टिकल सपोर्ट देती है। और इसका इंड्योरेंस है 11 घंटे का। 11 घंटे तक ये उड़ सकती है और मल्टी रोल ऑपरेशन कर सकती है हर वेदर कंडीशन में। ये दिन और रात में भी कॉम्बैट मिशंस में जा सकती है, डेजर्ट, मराइन इन्वायरमेंट सारे में जा सकती है ये। इसमें रियर रैंप डोर है क्विक रिएक्शन के लिए और पैरा ड्रॉपिंग है पैराट्रूपर्स के लिए। कार्गो को भी ड्रॉप किया जा सकता है। और ये इंडियन एयरफोर्स की जो आवरो 748 प्लेन्स हैं उनको रिप्लेस करेगी। ये आवरो 748 ब्रिटिश ओरिजिन की ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन है जो कि 6 टन फ्लाइट कैपेसिटी की मानिए है। और ये इनको रिप्लेस क्या करेगी? C-295 एयरबस। तो दोस्तों ये खबर थी। अब दोस्तों हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स की बात करते हैं। दोस्तों हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है वो आई है 80। और हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स क्या है दोस्तों? ये हेनरी पासपोर्ट हेनली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा ये पासपोर्ट इंडेक्स निकाला जाता है। और इसमें ये बताया जाता है कि भैया किसके पासपोर्ट में सबसे ज़्यादा दम है। तो ये दम कैसे बताया जाता है कि भैया किसके पासपोर्ट ज़्यादा दम है? इससे ये माना जाता है कि अगर आप किसी कंट्री की पासपोर्ट होल्ड करते हैं और आपको उस पासपोर्ट से कितने कंट्रीज में वीज़ा फ्री एंट्री मिल जाती है। वीज़ा फ्री एंट्री ये कितने कितने कंट्रीज में आपको मिलती है, इस पे उस पासपोर्ट का दम, मतलब उस पासपोर्ट में कितना दम है ये डिपेंड करता है। तो उसमें इंडिया 80 नंबर पे है। पहले 2 जापान दोस्तों पहले नंबर 1 पे था पिछले इंडेक्स में। पिछले इंडेक्स में इंडिया कितनी थी? 87 नंबर पे। तो जापान नंबर 1 पे था, लेकिन अब जापान किस पे आ गया है? नंबर 3 पे। और इसमें टॉप कौन है दोस्तों? टॉप है इसमें सिंगापुर। फिर सेकंड पोजीशन पे कौन है दोस्तों? सेकंड पोजीशन में इस पे है दोस्तों जर्मनी, इटली और स्पेन। और जापान थर्ड पोजीशन पे है।
और थर्ड पोजीशन पे जापान के साथ साथ और भी कंट्रीज हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, साउथ कोरिया, फिनलैंड। दोस्तों ये राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रही होगी, ये नोट्स में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों ये जो है, ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में बात की गई है, जिसमें इंडिया का 80th पोजीशन है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको जानना है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ये इंडेक्स है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज का हमारा आपका हिंदू का सेशन? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे ग्रुप को, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए फ्री मैटर के लिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।